हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में कहा था कि आज का क्लास जो न्यूमेरिकल का क्लास होगा और उसको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th को। क्या पढ़ रहे थे भाई? फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, पार्ट 6 हो चुका था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पार्ट 7। ठीक है, इतना हमको आज का जो कि इस चैप्टर का आखिरी क्लास है। तो चलिए उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल हमको आंकिक प्रश्न सॉल्व करना है ना, तो सबसे पहले कुछ फार्मूला लिखना पड़ेगा और उसको दिमाग में रखना होगा। आंकिक प्रश्न, आंकिक प्रश्न को करने से पहले दिमाग में दो तीन बात रखना होगा। सबसे पहले तो एक फार्मूला है कि F बराबर R/2 होता है। ये हमारा एक फार्मूला दिमाग में रखना है। फिर दूसरा फार्मूला मिरर फार्मूला है, जो कि ये वाला हमको फार्मूला दिमाग में रखना है कि 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V होता है। फिर हम लोग को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जब न्यूमेरिकल हम बनाते हैं, आंकिक प्रश्न करते हैं, तो वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वक्र त्रिज्या की दूरी क्या लेते हैं? प्लस लेते हैं, माइनस लेते हैं, हम आखिर क्या रखते हैं? तो उसको दिमाग में हमको रखना बहुत जरूरी है। अगर वो दिमाग में है तो सारा चीज कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से हम लोग क्या कर लेंगे, समझ लेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको दिमाग में रखना है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी मीन्स किसको पॉजिटिव रखना है, किसको नेगेटिव रखना है, इसी से पता चलेगा। और इसको दिमाग में आप रख लीजिएगा तो मानिए कि आपका न्यूमेरिकल में कोई डाउट होने वाला नहीं है। आराम से आप बना पाइएगा पूरा समझते हुए। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिमाग में रखना है, ये हमारा उत्तल हो जाएगा, ये हमारा अवतल हो जाएगा। दोनों एक ही साथ कर दे रहे हैं। इस तरह का हमारा फॉर्मेट है। ऐसे बॉक्स हम बना दे रहे हैं ताकि आपको दिमाग में रहे। इस तरह का बॉक्स है। और हमें होता क्या क्या है, तो देखिए एफ है तो एफ लिख लेंगे, आर है तो आर लिख लेंगे, एफ तो लिख लिए, आर लिख लिए, भी है तो भी लिख लेंगे, और उसके बाद यू है तो यू लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह का चीज हमको बना लेना है अपने कॉपी में। ठीक है, और इतना जब आप समझ लीजिए किसको क्या रखते हैं, किसको क्या करते हैं, तो दिमाग में रखिए यू जो हमारा है ना, उत्तल दर्पण में हमारा फोकस जो होता है पॉजिटिव होता है। उत्तल दर्पण में हमारा त्रिज्या जो होता है पॉजिटिव होता है। उत्तल दर्पण में हमारा भी जो होता है पॉजिटिव होता है। और अवतल दर्पण में हमारा भी जो होता है क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, उसी प्रकार अवतल दर्पण में क्या होता है, तो ये हमारा एफ जो होता है नेगेटिव होता है, आर भी नेगेटिव होता है, भी क्या होता है, नेगेटिव नहीं, भी थोड़ा सा इसको बताते हैं। यू जो हमारा होता है नेगेटिव ही होता है। भी जो होता है ना हमारा पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। ये दिमाग में रखिएगा। भी जो हमारा अवतल दर्पण में है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। तो नेगेटिव कब होगा, तो जब हमारा वास्तविक प्रतिबिंब आएगा ना तो नेगेटिव, और अगर काल्पनिक प्रतिबिंब आएगा तो पॉजिटिव। इतना दिमाग में अगर आपको बात क्लियर है, समझ में आ रहा है, तो न्यूमेरिकल बनाना बहुत आसान है। और इसी के साथ हमारा न्यूमेरिकल आज का क्लास क्या होता है, शुरू हो जाता है। तो शुरू हो जाता है तो उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन है उसको हम करते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन को हमको कंप्लीट करना है। तो चलिए उसको हम कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में फोकस की दूरी। हमारा क्वेश्चन ये है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी, फोकस
दूरी, अवतल दर्पण में हमारा फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या तो वक्रता त्रिज्या का मान क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन है, जस्ट लाइक ये हमारा क्वेश्चन लिख दिया। तो सबसे पहले हमको न्यूमेरिकल बनाने से पहले 2-3 बात दिमाग में रखना, जो जो क्वेश्चन में दिया गया है वो लिख लेंगे कि आखिर कौन सा दर्पण है, फोकस कितना है, क्या निकालना है, सब लिखेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे कि अच्छा ये अवतल दर्पण की बात कर रहा है, तो अवतल दर्पण यहाँ पे हल लिख लेंगे, सॉल्यूशन लिख लेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे जो भी हमारा मिरर है वो मिरर का नाम लिखेंगे। अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण हम बना दे, ठीक है। उसके बाद आगे चले तो फोकस दूरी, आप फोकस दूरी को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल एफ बराबर हमको दे दिया गया 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर लिख देंगे। और हमको निकालने के लिए कह रहा है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, तो आर बराबर वाट। तो ऐसे नहीं बना देंगे कि आर बराबर F/2 होता है, आंसर कर देंगे, नहीं। सबसे पहले अवतल दर्पण से जाके मुलाकात करेंगे चिन्ह परिपाटी में कि अवतल दर्पण है कहाँ, था अवतल दर्पण है यहाँ। अवतल दर्पण में फोकस की दूरी क्या होता है, अवतल दर्पण में फोकस की दूरी क्या होता है, निगेटिव। तो यहाँ पर हमको चिन्ह क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा निगेटिव। बात यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए, तो अब हम जानते हैं वी नो दैट कि हमको फार्मूला पता है कि क्या पता है कि F बराबर क्या होता है जी, R/2। तो F बराबर R/2 हम लिख देंगे, F बराबर R/2, क्योंकि F और R मिल के सिर्फ एक ही फार्मूला बना रहा है जो कि E है। F और R मिल के यही फार्मूला बना रहे हैं, इसीलिए यह फार्मूला लिखा है। और हमको निकालना क्या है, R निकालना था। पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, चाहे यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ से गुना कराएंगे तो R हो जाएगा, R बराबर कुछ हो जाएगा 2F हो जाएगा। अब R की वैल्यू हमको निकालना था, R = 2 है तो 2 इंटू एफ की वैल्यू माइनस में 30 है तो माइनस में 30 लिख दिए। तो R = माइनस का कितना आ गया 60, और ये हमारा सेंटीमीटर में ऊपर दिया हुआ था, तो ये भी क्या आएगा, सेंटीमीटर में ही आएगा। और बताइए, अब जाके अवतल दर्पण से मुलाकात कीजिए चिन्ह परिपाटी में कि अवतल दर्पण में R का जो वैल्यू होता है क्या होता है। तो अवतल दर्पण में R का वैल्यू कुछ होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव हमारा आंसर आया है, जो कि बनाया हुआ बिल्कुल क्या है, सही है। उसी प्रकार एक और इसी में एक और न्यूमेरिकल देखते हैं और उसको हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सारा चीज फिर से क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, तो देखिए आप साथ साथ में चाहें तो लिख भी सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस नहीं, अभी फोकस निकाले। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी क्या होगा, फोकस दूरी क्या होगा, ठीक है। कि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा जो दिया गया है उसको लिखेंगे, हल लिखेंगे। हमारा एक उत्तल दर्पण है तो हेडिंग लगाएंगे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण में क्या दिया, वक्रता त्रिज्या यानी कि R की वैल्यू दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और F की वैल्यू हमको करे कि निकाल के बताओ। तो उत्तल दर्पण से पहले चिन्ह परिपाटी में मुलाकात करते हैं और R की वैल्यू ढूंढते हैं। उत्तल दर्पण में चिन्ह परिपाटी में R की वैल्यू पॉजिटिव होता है, जो कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहने देता है, ऑलरेडी पॉजिटिव में कोई दिक्कत नहीं। F की वैल्यू, तो F बराबर फार्मूला होता है क्या, R/2। R की वैल्यू 20 है बाई 2, यानी F का वैल्यू कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। और F से जाके मुलाकात करते हैं कि F हमारा उत्तल दर्पण में क्या होता है, तो पॉजिटिव।
बिल्कुल पॉजिटिव आया है, तो हमारा आंसर क्या है, यही होगा 10 सेंटीमीटर एफ की वैल्यू। तो आई होप कि हमको लगता है कि इस पर आपको न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये फार्मूला पर तो बिल्कुल आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है मिरर में है, तो मिरर पे हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम लिखते हैं मिरर का, आप कंप्लीट कीजिएगा। देखिएगा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण के समान, एक अवतल दर्पण के सामने, एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर पर एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति बताएं। तो प्रतिबिंब का स्थान एवं प्रकृति बताएं। ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हल जो दिया गया है ना उसको पहले लिख लेंगे, जो दिया गया है उसको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमको दिया गया फोकस दूरी एक बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बढ़े तो पता चला कि अच्छा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण लिख लेना, अवतल दर्पण। उसके बाद आगे बढ़े तो एक वस्तु यानी वस्तु की दूरी दिया है, दर्पण के सामने एक वस्तु रखा गया है यानी कि यू दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, लिख देंगे। हमसे कुछ ही रहा है, रखी गई है। तो प्रतिबिंब का स्थान पूछा कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी भी पूछ रहा, भी बराबर वाट। और प्रकृति पूछ रहा, प्रकृति मतलब पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, काल्पनिक होगा, वास्तविक होगा। तो प्रकृति भी हमको बताना है, प्रकृति बराबर। तो इतना जब हम बना रहे हैं तो सबसे पहले हमको पकड़ना इसमें क्या है कि अवतल दर्पण, इसमें अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण के जाके हमको चिन्ह परिपाटी से पता करना पड़ेगा कि चिन्ह परिपाटी क्या है। अवतल दर्पण यहाँ तो हमारा मिल गया, तो अवतल दर्पण में एक क्या होता है जी, अवतल दर्पण में एक माइनस होता है, तो माइनस लगा देंगे। अवतल दर्पण में यू क्या होता है जी, तो अवतल दर्पण में यू कुछ होता है, माइनस होता है, तो माइनस यहाँ लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या आपको पता है कि U भी F मिल के कौन सा फार्मूला बनाता है, तो हमको पहले से पता है U भी मिल के एक मिरर फार्मूला बनाता है, जो कि यहाँ पे फार्मूला लिख रहे हैं 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U लिख दी। और इसके बाद जो है हमको लिखना, पुट करना, वैल्यू पुट देंगे, 1 है तो 1, F के वैल्यू है तो हाँ है, माइनस का 20 है, कोई बात नहीं, इज इक्वल टू V का वैल्यू है नहीं निकालना तो भी ऐसे ही छोड़ देंगे, प्लस है तो प्लस दे देंगे, 1 है तो 1, और U के वैल्यू देखेंगे माइनस का 10 है। जब यहाँ तक हम कर देंगे तो उसके बाद हमको दिमाग में रखना है कि कभी भी आप 8 क्लास में पढ़े होंगे, और 8 क्लास में क्या पढ़े हैं जरा सब समझिए। 8 क्लास में ये पढ़े हैं कि कोई भी नेगेटिव वैल्यू जो होता है वो ट्रांसफर कहाँ चल जाता है, ऊपर चल जाता है, तो इसको ऊपर कर देंगे। तो माइनस को खाली क्या करना है, -1/20 कर देंगे, इज इक्वल टू
1/v है तो v, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 1/10। यहाँ तक जब आप समझ गए होंगे तो कोई भार नहीं है यहाँ के बाद करना, थोड़ा सा समझिए। हमको निकालना है v, हमको निकालना है क्या, v। तो जैसे ये देखिए, तो v इसी तरफ रह देते हैं। हमारा जो 1/10 जो है इस तरफ नेगेटिव है, अगर बराबर को उस तरफ लेके चल जाएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा 1/10। यहाँ तक बताइए, ये हमारा जो नेगेटिव नंबर है इक्वल के इस तरफ था, अगर इसको ट्रांसफर करेंगे तो इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये ऑलरेडी इधर ही है तो माइनस में 1/20 है तो 1/20, और बराबर में बचा क्या, 1/v, तो 1/v। ये करना है। उसके बाद इसको सोल्यूशन, आप एलसीएम लेने तो आपको आता ही होगा, तो एलसीएम लेंगे तो क्या ही बनेगा, 20 आ जाएगा एलसीएम। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, 1, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, इज इक्वल टू v। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर ये है, इसको घटाएंगे तो 1 आएगा बाई 20 आएगा, इज इक्वल टू v। समझना ये है। अब बताइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो v को 1 से गुना कराएंगे तो v ही आएगा, और 20 को 1 से गुना कराएंगे तो 20 ही आएगा, ये सेंटीमीटर ही आएगा। अब बताइए, तो v हमको निकालना था, v हम निकाल दें। अब थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि अवतल दर्पण के चिन्ह परिपाटी में v पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो v हमारा देखिए अवतल दर्पण में, v हमारा जो है अवतल दर्पण में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। तो ध्यान दीजिए कि पॉजिटिव रहेगा तो क्या कहेंगे, काल्पनिक है, और नेगेटिव है तो क्या कहेंगे, वास्तविक है। बस हो गया। तो हम प्रकृति भी बता दिए। तो ये हमारा पॉजिटिव आया है, इसीलिए क्या इसको कहेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब है, काल्पनिक है। कैसा प्रतिबिंब बना है, काल्पनिक। प्रकृति बताना कि कन्ने बना है, काल्पनिक है तो किस तरफ बना है। तो ध्यान दीजिए, अगर काल्पनिक रहेगा तो दर्पण के सामने, नहीं पॉजिटिव जब रहेगा, पॉजिटिव जब वैल्यू आता है तो पॉजिटिव होता है तो दर्पण के कहाँ बनता है, सामने, और नेगेटिव वैल्यू होता है तो दर्पण के कहाँ बनता है, पीछे। तो हम कह सकते हैं कि दर्पण के सामने भी बन सकता है, और ये हमारा प्रकृति कैसी है, काल्पनिक है। इस तरीके से हम अपना क्या कर सकते हैं, आंसर इसको कंप्लीट करा सकते हैं। तो क्या यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है, देखिए यहाँ पर कर दिए हैं। फिर इसी तरह का एक ऑब्जेक्ट, एक न्यूमेरिकल और लेते हैं, और समझाने का उसको हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। चाहे तो आप एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी जी भारती भवन का कोई भी क्वेश्चन अगर मान लीजिए नंबर लिख के आप टाइप कर दीजिए कि सर ये वाला जो दिक्कत है उसको सॉल्व करके वीडियो दे दिए, तो उस पर हम सॉल्व कर देंगे, या उसको भेज दिया जाएगा व्हाट्सएप पे उसको सॉल्व करके। तो हम दोनों पर एक एक दो न्यूमेरिकल क्या करा दिए, कंप्लीट करा दिए। आई थिंक आपको समझने में इसको क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, एकदम बढ़िया से आप समझे होंगे, बहुत बढ़िया से। आज की क्लास तो न्यूमेरिकल क्लास था, जो कि न्यूमेरिकल हम कराए, और उसके बाद ही समझना है थोड़ा सा, कुछ टॉपिक जो था ना हमारा छूट गया था, तो उसको भी साथ में हम क्या करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं क्यों, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं क्यों, और नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन जैसे टॉपिक जो था, यही 2-4 टॉपिक छूट गया था, तो उसको हम कंप्लीट करा देते हैं, क्योंकि तो करना बहुत आसान है। तो चलिए, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हमारा ये है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं क्यों। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन छूट गया था इसीलिए इसको हम करा दे रहे हैं, और ये वीवीआई टाइप क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते थे। अभिसारी एक उधर पढ़े थे कि अभिसारी किरण पुंज क्या है, याद होगा कि अभिसारी किरण पुंज क्या था, कि अलग अलग डायरेक्शन से किरण आके एक पॉइंट पर क्या हो जा रहा था, मिल जा रहा था। अभी जो मिल रहा था इसी को हम क्या कह रहे थे, अभिसारी कर रहे थे। तो अवतल दर्पण में भी जस्ट उसी तरह का होता है।
ऐसे होता है अवतल दर्पण। और कोई भी किरण मुख अक्ष के समानांतर जाता है तो फोकस से होकर गुजरता है। कहाँ से होकर गुजरता है? फोकस से। इस तरह से देखिए फोकस से सब किरण जा रहा है। तो ये भी तो लाइट को एक जगह मोड़ के ला रहा है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहता है। तब यहाँ पर हम जानते हैं कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि मुख अक्ष के समानांतर जाने वाली सभी किरणें परावर्तन के बाद फोकस पर अर्थात एक बिंदु पर आकर जमा हो जाती है। इसी कारण से अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। बहुत आसान था। फिर जस्ट देखिए, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं क्योंकि मुख अक्ष के समानांतर जाने वाली सभी किरणें, जितना भी किरण है सब जाने वाली सभी किरणें फोकस पर अर्थात एक बिंदु पर जमा हो जाती है। एक बिंदु पर जमा हो जाती है, जिसके इसी कारण से अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। तो इसका आंसर देखें, क्योंकि मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली सभी किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस पर अर्थात एक बिंदु पर जमा हो जाती है, जिसके कारण अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। जिसके कारण अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, इस तरह का हमारा लिखा गया। और इस पिक्चर को क्या कीजिए, आप नोट कर लीजिएगा, इसके सामने है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण को अभिसारी क्यों कहते हैं? तो बताएं कि मुख अक्ष के समानांतर जाने वाली सभी किरणें जो है फोकस पर अर्थात एक बिंदु पर क्या हो जाती है? जमा हो जाती है, जिसके कारण क्या करते हैं? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार सेकंड है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं क्यों? उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं क्यों? तो ये भी में मुख अक्ष के समानांतर जाने वाली सभी किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समानांतर जाने वाली सभी किरणें फोकस से जाने वाली सभी किरणें परावर्तन के बाद मुख अक्ष मिटा लो, कंफ्यूजन ज्यादा नहीं पैदा करो। चलो, मुख अक्ष के समानांतर जाने वाली सभी किरणें फोकस से जाने वाली सभी किरणें फोकस से अर्थात एक बिंदु से निकलकर ध्यान दीजिए, उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं क्योंकि, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उत्तल दर्पण इस तरह का हमारा होता है। तो मुख अक्ष के समानांतर कोई भी किरण
जाएगा तो एक वो होता है क्या कि एफ से जाएंगे ना तो ऐसे सीधे निकल जाता है। एफ से जाता है ना तो सीधे निकल जाता है, मतलब आता है तो पैरेलल बिल्कुल भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाता है। तो ध्यान देना है, क्योंकि मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली सभी किरणें फोकस से अर्थात एक बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती है इसी कारण उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। ये फिगर आप नोट डाउन कर लीजिएगा इसी के नीचे, तो जो कि एकदम जस्ट उसी के तरह है। तो समझाना इसको आसान था, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, उस वजह से दिक्कत हुआ, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फिर एक दो क्वेश्चन और है, नियमित और अनियमित परावर्तन, रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, तो उसको भी समझ लेते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो नियमित परावर्तन ध्यान दीजिए, चिकनी तथा चमकीली सतह से होने वाले परावर्तन को क्या कहते हैं? नियमित, मतलब स्मूथ सरफेस से होने वाले रिफ्लेक्शन को क्या कहेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो ध्यान दीजिए, नियमित परावर्तन अनियमित परावर्तन बहुत आसान है। स्मूथ सरफेस से होने वाले परावर्तन को, चिकनी तथा चमकीली सतह से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं, चिकनी तथा चमकीली सतह से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह का होगा हमारा चिकनी तथा चमकीली, एकदम पूरा प्लेनदार होगा, इस तरह से हमारा सरफेस होगा और इस पे आएगा, ऐसे जाएगा, मतलब एक जैसा सब जाएगा। इस तरह से होगा कि आएगा, ऐसे जगह आएगा, मतलब सबका एंगल जो होगा ना बिल्कुल सेम होगा। तो ये नियमित परावर्तन है। अगल का है कि अनियमित परावर्तन क्या है जी? यह नियमित परावर्तन, तो अनियमित परावर्तन का डिफिनेशन आसान है। उखड़ी समझते हैं ना, मतलब प्लेन सरफेस ना हो, बराबर सतह ना हो, उखड़ी सतह से होने वाले परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन कहते हैं। इस तरह से, तो इस तरह का हमारा सरफेस होगा, बैलेंस नहीं होगा, सरफेस नहीं होगा। बताइए यहाँ पे आएगा तो टकरा के तो सीधा जाएगा, एकदम बिल्कुल सही है, लेकिन सोच के देखिए यहाँ पर आ गया तो ये ऐसा ही चल जाएगा। तो एंगल देखिए, तो इसका एंगल इतना बड़ा, इसका एंगल इतना छोटा, तो दिक्कत होगा। अगर मान ली यहाँ पर ऐसे आया और ऐसे पड़ा तो एकदम ऐसे भाग जाएगा। तो ये नियमित परावर्तन है, अनियमित परावर्तन है। तो इस तरह के परावर्तन को क्या कहते हैं? अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो इसी प्रकार हमारा ये चैप्टर क्या होता है? कंप्लीट होता है। फर्स्ट चैप्टर हम फिजिक्स का पूरा कंप्लीट कर दिए हैं, और उसके बाद सेकंड स्टार्ट करेंगे, या तो फिर केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट याद करेंगे, शुरू करेंगे। तो देखते हैं कि क्या होता है आगे। तो यहाँ पर लेक्चर 7 तक होते होते चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट करा दिया गया है। उसी प्रकार 6 या 5 लेक्चर और मानिए
अगर सेकंड चालू होगा तो 6 या 5 लेक्चर में उसको भी कंप्लीट, सिर्फ फर्स्ट लेसन और सेकंड लेसन ही पढ़ने में समय लगेगा फिजिक्स का। थर्ड लेसन से रफ्तार आ जाएगा, जो 3-3 4-4 लेक्चर में सब कंप्लीट होते चल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।